हेलो फ्रेंड, हम समास के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। समास का परिभाषा, अव्यय समास और तत्पुरुष समास भी पढ़ चुके हैं। ये समास का तीसरा वीडियो डालने जा रहे हैं। समास 10th और 12th के परीक्षा की इंटरव्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 10th में तो 100% समास से पूछता है। सो समास पढ़ना बहुत ही जरूरी है और हर परीक्षा में समास करीबन आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे ये YouTube चैनल हम लोगों का कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारी डाली गई सभी वीडियो पहुंच सके और आप लोग ये वीडियो का फायदा ले सके। तो चलिए दोस्तों, हम आज क्रमधारय समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, क्रमधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा, उपमेय अथवा विशेष का संबंध हो, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, समस्त पद क्या होता है? जैसे चरण कमल, ये मेरा टोटल चरण कमल समस्त पद हुआ। और उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। तो उत्तर पद प्रधान हो, तो दोस्तों दूसरा पद जिसका प्रधान हो तथा पूर्व पद यानी पहला पद व दूसरा पद में उपमा और उपमेय और तत् अथवा विशेष का संबंध हो, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। तो उपमा क्या होता है? पहले उपमा के बारे में जानेंगे। तो उपमा का अर्थ है जिससे तुलना या समानता हो। दर्शन में किसी अज्ञात वस्तु किसी ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर किसी नाम से जानना उपमा कहलाता है। तो दोस्तों इसका हम उदाहरण लेके समझते हैं। नीलगाय अगर यदि हम नहीं देखे हैं और गाय को देखे हैं, तो जब जंगल में कोई गाय जैसा पशु देखा या दिखा तो समझ जाए कि यही नीलगाय है, ताकि जंगल में ही नीलगाय पाया जाता है। और अगर हम उदाहरण लेके समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान को जाने माने हस्ती वाले इंसान को अगर हम नाम से जानते हैं और उसको देखे नहीं हैं और उसको देख लिए, तो उपमान उसी को कहेंगे। अब उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय काव्य में जिसकी समान गुणधर्म जिसकी समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद कमल के समान है। हरि का पद जो है ना, कमल के समान है, कमल के समान कोमल है। हरिपद कोई मामूली पद नहीं है, वो कमल के समान कोमल है हरिपद। अब उपमा और उपमेय के बारे में अब जानेंगे विशेषण और विशेष। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष
जो शब्द की विशेषता बताता हो, शब्द की विशेषता बताता हो उसे विशेष कहते हैं। जैसे 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 घोड़ा, घोड़ा कला है, घोड़ा कला है, घोड़ा कला है। जैसे घोड़ा कला है तो घोड़ा, घोड़ा का विशेषता क्या है? घोड़ा कला है तो घोड़ा का विशेषता कला है, घोड़ा का विशेषता कला है। तो यहाँ पर विशेषण कला हो गया, क्योंकि घोड़ा कला, घोड़ा कला है, घोड़ा घोड़ा कला है। तो घोड़ा घोड़ा कला है तो घोड़ा का विशेषता क्या है? कला है। तो कला मेरा विशेषण हो गया, कला मेरा विशेषण विशेषण हो गया, घोड़ा मेरा कला मेरा विशेषण हो गया, सॉरी। घोड़ा कला है तो घोड़ा का विशेषता कला है तो विशेषण मेरा कला हो गया। अब कला तो है लेकिन घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे विशेष्य है, घोड़ा यहाँ पे घोड़ा यहाँ पे घोड़ा यहाँ पे विशेष्य है, घोड़ा यहाँ पे विशेष्य है, क्योंकि कला तो है, कला है लेकिन घोड़ा कला है, इसलिए घोड़ा यहाँ पे विशेष्य है। घोड़ा, घोड़ा क्या है? घोड़ा एक संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतावे उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा, संज्ञा का विशेषण, विशेषता कौन बता रहे? कला, इसीलिए यहाँ पे कला विशेषण हो गया। और शब्द, तो घोड़ा शब्द, कला, घोड़ा एक शब्द है तो घोड़ा यहाँ पे विशेष्य हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा मेरा घोड़ा हो, घोड़ा का विशेषण क्या है? कला, तो मेरा विशेषण हो गया कला। और घोड़ा, घोड़ा एक विशेष्य है, इसलिए घोड़ा एक विशेष्य हो गया। तो फिर से क्रमधारय समास का परिभाषा जानेंगे। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। तो अब उदाहरण लेके इसको समझते हैं। कमल के समान चरण, तो मेरा देखिए समस्त पद तो चरण कमल हो गया, इसमें कमल, कमल मेरा हो गया उत्तर पद और चरण मेरा पूर्व पद हो गया। तो यहाँ पे बता रहा है उत्तर पद इसका प्रधान हो, कमल, अगर देखिए कमल नहीं रहता तो चरण, चरण का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो चरण कमल, चरण कमल यानी कमल सा चरण, तो कमल सा चरण किसका होगा? कमल सा चरण कोई महान देव का ही होगा जो आपके लिए खास हो। तो यहाँ पे उत्तर पद कमल हो गया। और बोल रहा है परिभाषा में पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमा या उपमेय का अथवा विशेष विशेषण का संबंध हो। जैसे कमल के समान, तो कमल के समान मेरा चरण, तो कमल चरण कमल, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल नयन किसका? किसी खास व्यक्ति का कमल, कमल जैसा नयन होगा, कोई सौंदर्य हो तो उसका कमल जैसा नयन हो। तो यहाँ उत्तर पद मेरा, उत्तर पद देखिए यहाँ पे नयन है उत्तर पद, पूर्व पद मेरा कमल है। तो कमल के समान नयन, कमल नयन, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, अर्थात अर्धांगिनी को माना जाता है कि प्राणों से प्रिय है, जिससे आप प्यार करते हैं तो प्राणों से प्रिय माना जाता है। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। यहाँ देखिए उत्तर पद हुआ, उत्तर पद देखिए यहाँ पे प्रधान है, चंद्र है लेकिन मुख्य अगर दिन नहीं रहेगा चंद्र, चंद्र का कोई मीनिंग नहीं बनता है। मुख लगने के बाद देखिए चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। तो यहाँ पे प्रधान हो गया, उत्तर पद प्रधान हो गया। और इसमें उपमा क्या है? उपमान क्या है? उपमान हम
उपमान का परिभाषा पढ़ चुके थे कि गाय के जैसा अगर जंगल में कुछ दिख जाए तो नील गाय उसको समझ लेते हैं कि यही नील गाय है, क्योंकि वो गाय जैसा है। तो गाय तो जंगल में रहेगी नहीं, तो इसलिए ये नील गाय ही है। तो उसी तरह चंद्र के समान अगर किसी का मुख दिखता है, उतना सुंदर है, चंद्रमा दिखने में कितना सुंदर होता है, अगर उतना सुंदर किसी का मुख है तो आप उसको बोलते हैं चंद्रमुख। प्राणों के समान प्रिय, अगर कोई भी किसी को प्रिय होता है, अगर वो अपना देह का चिंता ना कर उस व्यक्ति का चिंता करता है तो प्राण के समान प्रिय होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको उपमान का बोध होता होगा, क्योंकि आपको गाय जैसा अगर जंगल में कुछ दिखता है तो आप उसको मान लेते हैं नील गाय। उसी तरह आपको प्राण के समान जो प्रिय है उसे प्राण प्रिय कहेंगे। विशेषण क्या है इसमें? विशेषण देखिए, विशेषण क्या है? प्राण यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। प्रिय क्या विशेषण है, क्योंकि प्राण तो है लेकिन प्राण के समान प्रिय है, तो विशेषण है। विशेषण और विशेष्य का भी बोध होता है। फिर देह रूपी लता, तो देह लता, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध अग्नि, क्योंकि क्रोध जब आता है तो अग्नि के समान ही होता है, क्योंकि क्रोध अग्नि जलाता है और क्रोध स्वयं आदमी मनुष्य और जो व्यक्ति को आता है उसको जला देता है, इसलिए क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि। तो इस वीडियो को इस क्रमधारय समास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला द्वंद्व और द्विगु और बहुब्रीहि समास अगले वीडियो में हम इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, पढ़ने में आपको मजा आया हो तो आप कमेंट करें, और हम लोगों का कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।